मेरे प्यारे बच्चों, आपका आज के इस वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम कक्षा 10वीं के विषय गणित के अध्याय 1 वास्तविक संख्या से शुरुआत करेंगे, रियल नंबर। यह वीडियो का पार्ट 1 है। पार्ट 2 में मैं एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चंस भेजूंगी, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं दे दूंगी। तो अब हम आज से शुरुआत करेंगे अध्याय 1 वास्तविक संख्याएं। कक्षा 8वीं में हमने कुछ संख्याओं के बारे में पढ़ा था। प्राकृतिक संख्याएं, परिमेय संख्याएं, पूर्णांक और वास्तविक संख्याएं। इस अध्याय का नाम ही है वास्तविक संख्याएं। तो इस अध्याय में हम दो धनात्मक पूर्णांकों के दो अति महत्वपूर्ण गुणों के बारे में हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको उन गुणों के नाम बताना चाहती हूँ। नंबर 1 देखिए आप, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। यह पढ़ना है हमको। इसे कलन विधि भी कहा जाता है। और नंबर 2 में लिखा हुआ है अंकगणित की आधारभूत प्रमेय। तो इस अध्याय में हम ये दो गुणधर्म हैं जो कि धनात्मक पूर्णांकों के अति महत्वपूर्ण गुणधर्म कहलाते हैं, इनके बारे में हम जानेंगे। तो सबसे नंबर 1 है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम में इस एल्गोरिथम की सहायता से हम दो धनात्मक पूर्णांकों का महत्तम समावर्तक HCF निकालते हैं। और नंबर 2 में आपको लिखा हुआ है कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम को समझने के लिए निम्न पद को स्पष्ट करेंगे। सबसे पहले हम यहाँ जानेंगे कि यदि हमें यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम को समझना है तो हम निम्न पद जो हमने नीचे दिखाए हुए हैं आपको पिक्चर में, उनको हम समझाना चाहते हैं। जैसे हम एक संख्या को दूसरी संख्या से भाग दें। उदाहरण के लिए मैंने लिया है 3 और 17। 3 का भाग हम जब 17 में देते हैं तो 3×5 = 15, 5 बार भाग जाता है। और 17 में से 15 को हम घटाते हैं तो हमको शेषफल 2 बचता है। तो ये तो हमने बहुत अच्छे से पता है कि 5 जो है वो भागफल है और 2 जो है शेषफल है। इसमें हम जिस संख्या से भाग दे रहे हैं उसे हम भाजक कहते हैं, जो कि 3 है। और जिस संख्या में हम भाग देते हैं उस संख्या को हम भाज्य कहते हैं। तो भाज्य है 17। अब देखिए आप, भागफल 5 है और शेषफल 2 है। अब हम इसको संकेत के रूप में समझेंगे। तो कक्षा 8वीं में हमने एक फॉर्मूला भी पढ़ा हुआ है कि भाज्य बराबर भाजक गुणित भागफल धन शेषफल। ये कक्षा 8 में आपने पढ़ा है। जब एक संख्या को दूसरी संख्या में भाग देते हैं तो भाजक और भागफल का गुणनफल और उसमें हम शेषफल को यदि जोड़ दें तो किसके बराबर होता है? भाज्य के बराबर होता है। तो आप ये गौर करिए कि हमने यदि 3 का भाग 17 में दिया है, ठीक है, तो शेषफल कितना आया है? 2 है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि जो शेषफल का मान रहता है वो हमेशा ही 0 से बड़ा तथा भाग देने बड़ा या बराबर भी हो सकता है। कभी कभी शेषफल क्या होता है? 0 जाता है। तो शेषफल का मान हमेशा 0 से बड़ा या बराबर तथा भाग देने वाली संख्या को क्या कहते हैं हम? भाजक। भाग देने वाली संख्या से हमेशा छोटा होता है। तो यहाँ शेषफल 2 मिला है हमको। भाग किससे दिया था? हमने 3 से दिया था। तो 2 कैसा है? 3 से छोटा है। तो शेषफल के विषय में हमें ये पता चल चुका है कि शेषफल का मान या तो 0 के बराबर होगा, ठीक है, या 0 से बड़ा होगा, और जो भाग देने वाली संख्या है भाजक से हमेशा छोटा होता है। अब यदि हम संकेत के रूप में समझें, अभी तो हमने एक उदाहरण लिया था कि 3 का भाग हम 17 में देते हैं तो 5 हमको भागफल मिलता है, शेषफल 2 मिलता है। 17 को हम भाज्य बोलेंगे और 3 को हम भाजक कहेंगे। अब यदि हम मान लीजिए संकेत में 2 संख्याएं ले रहे हैं जिसको हमने संकेत दिए हैं A और B। अब हम A में B का भाग दे रहे हैं। A भागित B लिखा है, इसका अर्थ है कि A में किसका भाग दे रहे हैं? B का। तो यहाँ A जो है वो भाज्य है और B जो है वो भाजक है। अब मान लीजिए हमने A में B का भाग दिया तो हमको भागफल Q प्राप्त हुआ। इसको हमने संकेत में भागफल को Q मान लिया और शेषफल प्राप्त हुआ R। तो हम ऊपर जो सूत्र लिखा था भाज्य बराबर भाजक गुणित भागफल धन शेषफल, इसमें सबके संकेत के मान रखेंगे। भाज्य क्या है? A है, तो भाज्य की जगह हमने A रखा
बराबर भाजक, भाजक क्या है, b है, b लिखा, गुणित भागफल, भागफल कितना है, q है, तो b और q आ गया, b q, मतलब b के और q के बीच में क्या है, गुणा है, b इंटू क्यू प्लस r क्या है, शेषफल। तो ये जो सूत्र हमने ऊपर लिखा हुआ है कि भाज्य बराबर भाजक गुणित भागफल धन शेषफल, उसमें हम संकेत के मान रख देते तो हमें प्राप्त होता है a बराबर वी क्यू प्लस आर। और जहाँ पर हमने लिखा है कि जो r है, r क्या है, शेषफल है, उसमें हमने संकेत के रूप में लिखा है कि जो r का मान है वो 0 से बड़ा है और बराबर का चिन्ह भी बना हुआ है। तो इस प्रकार अभी हमने आपको बताया था कि शेषफल का मान 0 के बराबर भी हो सकता है और 0 से बड़ा होगा, और r का मान छोटा है b से। संकेत में देखिए आप, ये संकेत लिखे हुए हैं कि r जो है शेषफल है और शेषफल का मान किससे छोटा है, शेषफल का मान हमेशा भाजक से छोटा होता है, मतलब जिसको हमने संकेत b दिया है। तो ये जो शर्त है आपकी, इस शर्त को आपको बहुत अच्छे से याद कर लीजिए, इन संकेत चिन्हों को याद कर लीजिए, और हमेशा आपके दिमाग में ये क्लियर रहना चाहिए कि a बराबर बी क्यू प्लस आर में a हमारा भाज्य के रूप में है, b भाजक है, q भागफल है और r शेषफल है। अब हम सबसे पहले प्रमेय 1.1 का कथन समझेंगे, जिसका नाम है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका, और इसे हम कलन विधि भी कहते हैं। इसका कथन है, इस कथन को आपको याद भी करना है, इसलिए आप समझकर याद करिए। दो धनात्मक पूर्णांक a और b दिए रहने पर ऐसी अद्वितीय पूर्ण संख्याएं q और r विद्यमान हैं कि तो इसमें आप देख रहे हैं कि दो धनात्मक पूर्णांक a और b दिए रहने पर ऐसी अद्वितीय पूर्ण संख्याएं q और r विद्यमान हैं कि a बराबर बी क्यू प्लस आर। तो यहाँ पर भी वही शर्त जो पिछले बार हमने बताई थी कि r जो है 0 से बड़ा है और बराबर है और छोटा है b से। इस प्रमेय का कथन आपको याद करना है, और इस प्रमेय को कथन को याद करते समय आप ये ध्यान रखिए कि दो धनात्मक पूर्णांक यदि हम a और b ले रहे हैं तो a जो है आपका भाज्य है, b जो है भाजक के रूप में है, और उनके लिए ऐसी अद्वितीय पूर्ण संख्याएं q और r लिया है हमने, तो q को हम भागफल के रूप में याद करेंगे और r को हम शेषफल के रूप में याद करेंगे। तो इस प्रमेयिका का कथन हमें याद हो जाएगा और हम लिख भी पाएंगे a बराबर बी क्यू प्लस आर, और शेषफल के लिए जो शर्त हमने आपको समझाई है उसको हम संकेत के रूप में लिखेंगे। तो जो r है वो 0 से छोटा और बराबर लेना है और b से छोटा लेना है। इस प्रकार से हमें यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का कथन भी लिखने आता है 2 नंबर में। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का अनुप्रयोग, इसकी सहायता से हम दो धनात्मक संख्याओं का महत्तम समावर्तक ज्ञात करते हैं। अब हमने यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका तो समझ ली है, पर अनुप्रयोग का मतलब है इसका हम प्रयोग किस में करेंगे, किस प्रकार के क्वेश्चन को हल करने में करेंगे। तो आपको मैं बताना चाहती हूँ कि दो धनात्मक पूर्णांक संख्या जब हमको दी रहेंगी और आपसे महत्तम समावर्तक निकालने के लिए कहा जाता है, तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के द्वारा हम दो धनात्मक संख्याओं का महत्तम समावर्तक ज्ञात करते हैं। अब सबसे पहले तो बात करते हैं महत्तम समावर्तक की, कि महत्तम समावर्तक क्या है। आपने पढ़ा है, बहुत 5th से या 6th की क्लास से आप महत्तम समावर्तक को पढ़ रहे हैं, तो आपको पता होगा कि दो पूर्णांकों का महत्तम समावर्तक वह बड़ी से बड़ी संख्या है जो दोनों पूर्णांकों को पूरी तरह विभाजित करे। तो महत्तम समावर्तक जो रहता है, जिन संख्याओं का रहता है, वो उन संख्याओं को पूरी तरह विभाजित करता है। पूरी तरह विभाजित करता है का अर्थ है कि यदि हम महत्तम समावर्तक से दोनों पूर्णांकों को भाग देते हैं तो शेषफल कैसा आएगा, शून्य आएगा। शेषफल शून्य आने का मतलब है कि वह महत्तम समावर्तक उन दोनों पूर्णांकों को पूरी तरह विभाजित करता है। अब हम एक एग्जाम्पल की सहायता से आपको ये बताना चाहेंगे कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से हम कैसे ज्ञात करेंगे महत्तम समावर्तक। एक उदाहरण लिया है हमने, हम दो पूर्णांक 455 और 42 का महत्तम समावर्तक ज्ञात करना चाहते हैं। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि 42 और 455 में से छोटा कौन है। 42 छोटी संख्या है और 455 बड़ी है, तो हम 42 का भाग 455 में देंगे।
तो हम नंबर एक एक करके उनकी पदों को स्पष्ट करेंगे। 42 का भाग हम 455 में दे रहे हैं। आप देखिएगा 42 का भाग, 42 का पहले भाग एक बार जाएगा, 42 एकम 42। 45 में से हम 42 घटाएंगे तो कितना आएगा 3, और 5 जो है नीचे उतर के आएगा। अब 42 का भाग 35 में नहीं जा पा रहा, तो भाग नहीं जाने का शून्य लगाया है हमने। भाग देना तो आपको आता ही होगा। तो हमारा इस प्रकार से जो भाग देने की जो प्रक्रिया है उसमें एक पद पूरा हो गया। तो हम यहाँ रुकेंगे थोड़ा सा, और जो हमारा फॉर्मूला था भाज्य बराबर भाजक गुणित भागफल धन शेषफल, इनके पदों में हम अपनी संख्या को व्यवस्थित करेंगे। तो आप देखिए कि 42 का भाग हम जब 455 में दे रहे हैं तो 455 भाज्य हो गया, भाजक 42, भागफल का मान 10 है और शेषफल का मान 35 है। तो अब इस सूत्र में हम मान रखेंगे तो क्या आएगा 455 बराबर 42 गुणित 10 धन 35। इस प्रकार से जब हमने भाग की प्रक्रिया का एक पद पूरा किया है तो हमने अपने फार्मूले में इसको जमा लिया है। ये स्टेप 1 कहलाएगी। ठीक है, अभी हमारा भाग खत्म नहीं हुआ है। 35 शेषफल बचने के बाद हम दूसरा स्टेप को चालू कर रहे हैं। सेकंड स्टेप में अब जो हमारा शेषफल है उससे हमें भाग देना है फिर से भाजक को, जो कि कितना है 42। तो हम शेषफल 35 का भाग 42 में पुनः दे रहे हैं स्टेप 2 में। 35 एकम 35, 42 में से 35 को घटाएंगे तो कितना मिला हमको 7 मिला है। अब हम फिर से रुक जाएंगे और इस पूरी भाग की प्रक्रिया को फिर से हम अपने पुराने सूत्र में व्यवस्थित करेंगे। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि अब जो भाजक है 35 है और भाज्य 42 है, शेषफल 7 है और भागफल का मान 1 है। तो अपने पुराने सूत्र में हम जमाएंगे भाज्य कितना है 42 बराबर भाजक गुणित भागफल, भाजक 35 गुणित भागफल 1, 35 गुणित 1 धन शेषफल 7। आप देख रहे हैं इस प्रकार से हमने भाग की जो दूसरी स्टेप है उसको भी हमने अपने फॉर्मूले में व्यवस्थित किया। अभी भी हमारा जो शेषफल है वो 7 बच रहा है। फिर से हम तीसरी स्टेप लेंगे। जब तक आपका शेषफल बचेगा हम बार बार इस स्टेप को करते रहेंगे। शेषफल 7 का भाग अब हम किस में देंगे, अब 35 जो अपना भाजक था उसी का, वो देखिए 7 का भाग हम 35 में देंगे तीसरी स्टेप में। 7 का भाग हम जब 35 में दे रहे हैं, 7 पन्ना 35 में से 35 को हमने जब घटाया तो हमें शेषफल 0 प्राप्त होता है। अब आपका देख रहे हैं इसमें विशेष बात कि आप शेषफल हमको 0 प्राप्त हो गया है। तो हमारी जो भाग देने की बार बार हम जो भाग देते जा रहे थे वो भाग देने की प्रक्रिया यहीं पर रुक जाती है। और हमें ये देखना है कि जो हमने 7 का भाग 35 में दिया था तो 5 आया भागफल, फिर इसको हम अपने पुराने सूत्र में जमा लेते हैं। तो 35 आपका भाज्य है, 35 बराबर 7 क्या भाजक गुणित भागफल 5 धन शेषफल 0। जब आपका शेषफल 0 प्राप्त होगा तो हम भाग देना रोक देते हैं। और यहाँ पर आप ध्यान देंगे कि हमें प्रश्न था कि 42 और 455 का हमको महत्तम समागवर्तक ज्ञात करना था। तो महत्तम समागवर्तक वह भाजक होगा जिससे भाग देने पर शेषफल 0 आया था। तो भाग कौन सा भाजक है, वह 7। देखिए 7 में मैंने राउंड किया है। तो 7 से ही भाग देने पर हमको शेषफल 0 प्राप्त हुआ है। अतः 42 और 455 का जो महत्तम समागवर्तक है वो कितना हो गया, 7 हो गया। नेक्स्ट पेज में दिखाती हूँ मैं। इसमें हमने आपको समझाया है तीसरी स्टेप में भाग देने पर शेषफल 0 हो जाता है। इसका अर्थ है कि 42 और 455 का महत्तम समागवर्तक 7 है, अर्थात जिससे भाग देने पर शेषफल 0 आता है। कई बार आप लोग मिस्टेक भी कर लेते हैं कि जो हमने जो भाग दिया था तीसरी स्टेप में 7 का 35 में, तो भागफल 5 आया था। तो कई बार आप कंफ्यूज होकर जो आंसर है वह 5 लिख देते हैं, लेकिन हमें भागफल आंसर नहीं है, हमें महत्तम समागवर्तक ज्ञात करना है। तो आंसर वही भाजक है जिससे भाग देने पर 0 होता है, मतलब वो आंसर आएगा आपका 7। अब इस पूरी प्रक्रिया को, नेक्स्ट पेज, अब हम इस पूरी प्रक्रिया को जो हमने अलग अलग 3 पदों में की थी, यदि आपको इस अलग अलग स्टेप में करने में कोई प्रॉब्लम होती है तो हम पूरे एक साथ भी भाग देने की प्रोसेस कर सकते हैं। देखिए
तीनों पदों की जो भाग देने की प्रक्रिया थी हमने एक बार में पूरी कर ली है, और तीनों स्टेप को हम एक साथ भी लिख सकते हैं। एक ये भी तरीका है और एक पिछला तरीका भी है, जो आपको सुविधाजनक लगता हो वो आप उसको यूज़ कर सकते हैं। देखिए हमने भाग देने की प्रोसेस को एक साथ लिख दिया, जो तीनों स्टेप को। पहले हमने 42 का भाग 455 में दिया है, 10 भागफल आया है, शेषफल आया है 35। फिर इसी 35 से हम 42 को भाग देंगे, वहीं पर एक हमारा भागफल आया है और शेषफल कितना आया है 7। अब 7 का भाग हम फिर से पुराने वाले भाजक में देंगे, 35 में। 35 में भाग दे रहे हैं तो 5 आ रहा है भागफल और शेषफल आ रहा है 0। अब बस 0 आ गया शेषफल, तो हमारी भाग देने की प्रक्रिया पूरी होती है। और इन्हीं तीनों अलग अलग स्टेप के लिए हम सूत्र मन में रखेंगे। हम भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल धन शेषफल, इस सूत्र के रूप में हम तीनों स्टेप को हम लिखते जाएंगे। ये स्टेप आपको एग्जाम में जरूर लिखना, इस पे मार्क्स रहते हैं। और तीनों स्टेप में लिखने के बाद हम लिखेंगे कि चूंकि शेषफल 0 हो जाता है, अतः